Hello guys, welcome back to my YouTube channel HRM Pillar. This is Mahima here. So today I am going to discuss the latest amendments in labor laws of UGC NET HRM or labor welfare, that is code 55, and the specific unit which I am going to discuss is unit 7 and unit 8. Yes guys, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है लेटेस्ट अमेंडमेंट्स जो हुए हैं लेबर लॉज में. इसका मतलब है कि आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो डिटेल सिलेबस डिस्कस करूंगी HRM का, दैट इज कोड 55. और कोड 55 में भी आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल द यूनिट्स. आई एम only going to discuss the unit 7 and unit 8 topic because ये जो unit 7 and unit 8 topic है वो related to labor legislation है और labor legislation and labor laws में students को काफ़ी difficulty feel होती है, इसलिए they were asking me again and again to discuss the detailed syllabus as per the latest amendments. तो guys मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से देखिए और समझिए कि क्या क्या लेटेस्ट अमेंड्स हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं सिलेबस में यूजीसी नेट के थ्रू, एंड आपको उसी की तरीके से प्रिपेयर करना है क्योंकि आपको भी पता है कि 2021 के जो एग्जाम्स आ रहे हैं वो अब बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो आपको उसी तरीके से प्रिपेयर करना है. सो बिफोर स्टार्टिंग आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर माय चैनल एंड कमेंट एज वेल. सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं लेबर लेजिस्लेशन को ओवरऑल बता देती हूँ. तो ओवरऑल जो लेबर लेजिस्लेशन के टॉपिक में मेन पॉइंट्स आएंगे, मतलब ये डिटेल टॉपिक बता रही हूँ यूनिट 7 एंड यूनिट 8. मैं डिस्कस नहीं करूंगी, मैं एक एक की वीडियो अलग से बनाई भी हुई है एंड कुछ जो बची हुई वो बना भी दूंगी, बट इसमें मैं आपको ये डिस्कस करके बताना चाहती थी कि क्या क्या आपको कवर करना है. ठीक है, तो सबसे पहले आप लेबर लेजिस्लेशन में ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन कवर करेंगे जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ एक वीडियो में. क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लेजिस्लेशन डिस्कस करेंगे. इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि लेबर लेजिस्लेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ. देन आईएलओ दैट मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में आपको इसकी बॉडीज को डिस्कस करना होगा. मैं इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल में वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ. इसमें आपको ये पता करना होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका पूरा 3 जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं, आपको उसके बारे में डिस्कस करना होगा, आपको वो पढ़ाई करनी होगी. एंड देन थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है सोशल जस्टिस एंड लेबर लेजिस्लेशन. फोर्थ आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरा पता होना चाहिए अगर आप लेबर लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सारे शेड्यूल्स पता होने चाहिए, स्पेशली वो शेड्यूल्स जिसके अंदर आपके फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, आपके सारे जितने भी राइट टू जस्टिस, राइट टू इक्वालिटी, जितने भी राइट्स हैं उनके बारे में जितने भी वो जितने से जितने उनके शेड्यूल्स मैंशनड हैं आपको वो पता होना चाहिए. देन आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी सारी लिस्ट हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और उन लिस्ट के आपको नंबर्स याद होने चाहिए और उन लिस्ट में स्पेसिफिकली किस लिस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करके बताऊं तो 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं. यूनियन लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है. तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स कवर होते हैं एंड यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स कवर होते हैं. तो आपको ये सब पता होना चाहिए. प्रिपरेशन के लिए आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है. कभी कभी क्या होता है कि वी फील दैट लेबर लेजिस्लेशन मीन्स ओनली लेबर लॉज, बट नो, लेबर लॉज कम्स इन द लास्ट पॉइंट. उससे पहले आपको जो 4 पॉइंट्स पे भी कवर करना है वो उस पर भी ध्यान देना होता है. बट बिकॉज व्हाट हैपन्स कि अगर इफ यू ओनली प्रिपेयर लेबर लॉ तो हमारे बाकी के जो पॉइंट्स हैं, बाकी का जो कवर है सिलेबस है वो हम कवर नहीं कर पाते हैं. इसलिए उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं. स्पेशली ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है ये अमेंडेड पार्ट है, ये अभी अमेंड और चेंज हुआ है और अभी ऐड हुआ है ये, तो आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है. फिर आता है अमेंडेड सिलेबस यूनिट 7. अब हम यूनिट वाइज चलेंगे. यूनिट 7 पे आते हैं. पहले उसमें आते हैं हमारे ओवरऑल लेबर लेजिस्लेशन. तो फर्स्ट जो आता है वो आता है फैक्ट्रीज एक्ट 1948. इसके अंदर जो आपका वेलफेयर और हेल्थ एंड ये जो 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं फैक्ट्रीज एक्ट में, आपको उसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है. ऑक्यूपेशनल डिजीजेस के बारे में पढ़ना है, ये आपको पूरा पता होना चाहिए. आपको इंस्पेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस के बारे में पता होना चाहिए. तो ये जो छोटे छोटे इसमें सेक्शंस हैं उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए. रजिस्ट्रेशन पता होना चाहिए. ठीक है. सेकेंड हमारा आता है माइंस एक्ट 1952. थर्ड आता है इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट
1979 इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट पे गाइज मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है, ये आपको पता होना चाहिए। पर आपको अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ दैट व्हाट डज इट मीन्स। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट का ये मतलब होता है कि जब कोई वर्कमैन इंटरस्टेट माइग्रेट करता है, दैट मीन्स कि जो माइग्रेंट्स होते हैं जो इधर से उधर, उनका एक स्पेसिफिक जगह नहीं होती है, रेजिडेंस नहीं होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते रहते हैं फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो उनके लिए एक स्पेसिफिक एक्ट बनाया जाता है उनकी सेफ्टी, उनके वेलफेयर और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करने के लिए, एंड दैट कम्स अंडर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट। दिस एक्ट ऑल्सो हैज इट्स शेड्यूल्स एंड इसके अंदर भी उनकी वेलफेयर के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। सो दिस इज अ न्यू अमेंडेड लॉ, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देन कम्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, ये भी गाइज न्यू अमेंड हुआ है, इसके अंदर भी काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं और ये एक्ट ही खुद ही नया आया था, 1970 में आया है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ तो इसका ये मतलब होता है कि जो हम कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर जो हम लेते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो हम लेबर लेते हैं, तो उनकी वेलफेयर के लिए भी एक्ट अलग से सेपरेट बनाया गया है। इससे मुझे एक और एक्ट याद आता है जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, बट एक्चुअली उससे भी अब क्वेश्चन बनने लग गए हैं। एक्चुअली दैट एक्ट इज नॉट एज पर सिलेबस, उसको रिटन सिलेबस में यूजीसी नेट ने नहीं इंक्लूड किया है, बट मैं आपको अलग से बताना चाहूँगी। दैट इज बॉन्डेड वर्कर्स एक्ट। तो बॉन्डेड जो वर्कर्स होते हैं, जैसे हम हिंदी में बंधुआ मजदूर कहते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक एक एक्ट बन गया है उनके वेलफेयर के लिए। तो वो गाइज वो एक्ट के ऊपर मैं, आप चिंता मत कीजिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट और मैं उसके ऊपर बिल्कुल वीडियो लेकर आऊँगी, तो वो भी आपको प्रिपेयर करना है। देन कम्स बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, ये 1996 में आया था। एंड देन कम्स द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, एंड इसके बारे में आपको नाम से ही पता चल रहा है कि चाइल्ड लेबर एक्ट मतलब जितने भी बच्चे जो काम करते हैं फैक्ट्रीज में, उनके लिए, उनके राइट्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए और हेल्थ और सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, उनके लिए एक्ट बनाना बहुत ज़रूरी था। और उसमें सारे प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग कंडीशंस, टाइमिंग्स सब मैंशनड है कि कितने से कितने टाइम तक इंसान या काम कर सकता है और कितनी फैक्ट्रीज में एक टाइम पर कर सकता है। तो ये चाइल्ड लेबर एक्ट है। उसके बाद अब मैं यूनिट 8 पे आ जाती हूँ। यूनिट 8 जो है वो पूरा का पूरा स्ट्रेस अराउंड है वेजेस पर, मतलब उसमें हमारी वेजेस के ऊपर बात हो रही है, इसलिए उसका जो यूनिट का नाम है वो मैंने वेजेस लेजिस्लेशन दिया है, जैसे पहले वाले को मैंने लेबर लेजिस्लेशन दिया था। अब वेजेस लेजिस्लेशन में जो बात हुई है वो आई है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का मतलब ये है कि एनी एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी फैक्ट्री और एनी एस्टेब्लिशमेंट हैज़ बीन रिक्वायर्ड कि उसको एक मिनिमम वेज तो दी ही जाए एक काम को पूरा करने के लिए, मतलब एक मिनिमम वेज, एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर देना। तो ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट से इसलिए अलग है, इसको इसलिए अलग करके मेंशन किया है मैंने, क्योंकि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में सिर्फ इतना बताया है कि एक काम को करने के लिए वेजेस दी जानी चाहिए, बट मिनिमम वेजेस एक्ट में ये बताया है कि इससे नीचे आपको वेजेस नहीं देनी है। वो ये तय करती है कि इस काम के लिए, इतना काम करने के लिए इतनी वेजेस तो देनी ही चाहिए। तो ये डिफरेंस है दोनों एक्ट्स में। देन पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे तो बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। देन कम्स इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, मैं ब्रीफ कर देती हूँ। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट का ये मतलब होता है कि नॉट बीइंग बायस्ड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मतलब मेल और फीमेल दोनों को ही सेम काम करने के सेम पैसे मिलने चाहिए। मैंने रिसेंटली अपनी एक वीडियो अपलोड की थी इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट पे गाइस, आप उसको देख सकते हैं। जिसने नहीं देखा है कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो देख लीजिएगा। देन कम्स पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। देन कम्स एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। दिस एक्ट इज इंपॉर्टेंट ऑन, बेसिकली ये एक्ट 2020 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, बिकॉज गाइज अगर मैं 2020 के एग्जाम पेपर की बात करूँ तो मैंने जब अपनी वीडियो भी बनाई थी उसके ऊपर भी मैंने ये क्वेश्चंस मेंशन किए थे कि प्रोविडेंट फंड से कम 4-5 क्वेश्चंस बने थे, स्पेशली इसके अंदर जो 3 स्पेशल प्रोविजंस हैं उसके ऊपर मैच द फॉलोइंग के काफ़ी सारे क्वेश्चंस बने थे। तो प्रोविडेंट फंड के ऊपर तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये यूनिट 8 के मैं आपको बता रही हूँ। अब गाइस मैंने ना इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूड करे हैं क्योंकि मैं चाहती थी आपको समझ में आए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं लेबर लेजिस्लेशन में। लाइक फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन अ स्टैट्यूटरी मशीनरी फॉर ग्रीवियंस हैंडलिंग इज गिवन, मतलब कि ऐसी कौन सी लॉ है जिसके अंदर एक अलग से स्टैट्यूटरी मशीनरी बनाते हैं ग्रीवियंस मतलब कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने के लिए। तो कौन सा एक्ट है? इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट,
फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट या ट्रेड पेंशन एक्ट। देखिए ट्रेड पेंशन एक्ट को तो हम हटा ही देते हैं बिल्कुल, क्योंकि वो तो पेंशन से रिलेटेड है। ओके गाइस, तो इसका आंसर है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो इसका मतलब ये है कि अगर डिस्प्यूट होता है, ग्रीवियंस का मतलब डिस्प्यूट से है, इसलिए इसका आंसर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, क्योंकि इसके अंदर इसके प्रोविजंस भी मेंशन्ड हैं। सेकंड क्वेश्चन आईएलओ से रिलेटेड है, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि आईएलओ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ आईएलओ इंक्लूड्स इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, गवर्निंग बॉडी, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मैंने अभी आपको पहले भी डिस्कस करते हुए बताया था कि जो इसकी 3 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैं, ये जो आईएलसी, आईएलओ एंड गवर्निंग बॉडी, इसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि उनके अंदर कितने कितने मेंबर्स अलाउड हैं, उनका क्या क्या काम है, उनका हेड कौन है, उन्हें गवर्न कौन करता है, तो उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन देयर इज अ प्रोविजन कॉल्ड प्रोटेक्टेड वर्कमैन। प्रोटेक्टेड वर्कमैन नाम का प्रोविजन किस एक्ट में है? ट्रेड यूनियन एक्ट में है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट में है, फैक्ट्रीज एक्ट में है या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में है? तो इसका आंसर है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। गाइज आपको कभी कभी कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ लगते होंगे, पर आपको क्या है, अगर आप सारे प्रोविजन एक एक करके पढ़ोगे तो दिस क्वेश्चंस बिकम वेरी इजी फॉर यू। Fourth question, Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986 is an example of which type of legislation? Regulative, प्रोटेक्टिव, सोशल सिक्योरिटी या फिर वेलफेयर? किस टाइप का लेजिस्लेशन में आएगा? ये आएगा प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन, बिकॉज हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं चाइल्ड केयर लेबर की। ओके, Then comes fifth question, which of the following is not a statutory welfare facility under Factories Act 1948? Factories Act में जो वेलफेयर के प्रोविजंस है उसके अंदर कौन से ऐसे प्रोविजंस है जो नहीं आएगा? स्टैट्यूटरी वेलफेयर नहीं है। क्रेच, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट या फर्स्ट एड बॉक्सेस? ट्रांसपोर्ट अलग चीज हो जाती है। अभी हम वेलफेयर की बात कर रहे हैं, तो वेलफेयर के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स आता है, क्रेच आता है, कैंटीन आते हैं, रेस्ट रूम्स आते हैं, और भी बहुत चीजें आती हैं, पर ट्रांसपोर्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन 6, Which of the following is not included under the definition of wages under the Payment of Wages Act? वेजेस की डेफिनेशन में इनमें से क्या क्या नहीं यूज होता है अगर हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग जाएं? तो बेसिक वेज, डियरनेंस अलाउंस, इंसेंटिव या ग्रेचुइटी? तो ग्रेचुइटी तो अलग से ही अपने में एक्ट है, तो वो बेसिक वेजेस में ऐड नहीं होता है। ओके गाइस, तो ग्रेचुइटी इज ऑड वन आउट। क्वेश्चन 7, नो डिस्क्रिमिनेशन टू बी मेड वाइल रिक्रूटिंग मेन एंड विमेन इज गिवन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? ये बहुत ईजी है गाइस, अभी आपको पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना चुकी कि ऐसे कौन सी एक्ट में ये लाइन की गई है कि मेन और विमेन के काम करने के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इज इट फैक्ट्रीज एक्ट, इज इट इक्वल रेम्यूनरेशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एक्ट या मिनिमम वेजेस? वेरी इजी, इट्स इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ऑप्शन बी। Then comes question 8, which of the following statements is not correct as per Payment of Bonus Act? अब ऐसे statements बता दिए जाते हैं और आपको ये बताना होता है कि Payment of Bonus Act के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो देखते हैं, इट इज एप्लीकेबल टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इट डजंट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, allocable surplus means 67% of available surplus, employee means any person including apprentice। तो गाइज जिसने भी ये बोनस एक्ट पढ़ा होगा उसे ये आंसर बहुत इजी लग रहा होगा कि एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन इंक्लूडिंग अप्रेंटिस। ऐसा नहीं है, एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन विच इज वर्किंग इन एन एस्टैब्लिशमेंट। खाली अप्रेंटिसशिप मीन्स द पर्सन हु इज ऑन ट्रेनिंग पीरियड। व्हाई ओनली अप्रेंटिसशिप? इट इज बीइंग गिवन टू एवरी एम्प्लॉय। ओके, ये मेरे सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस करके आपको थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करने की कोशिश की है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सोचा कि इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि यूनिट 7 और यूनिट 8 को अच्छे से कैसे प्रिपेयर करना है विद सम अमेंडमेंट्स इन द सिलेबस। ये लेटेस्ट 2021 के अकॉर्डिंग मैंने इसके अंदर क्वेश्चंस और सिलेबस इंक्लूड करे हैं, तो आई होप आपको पसंद आए। आप प्लीज़ कमेंट भी कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो टिल देन, दिस इज महिमा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द वीडियो। गुड बाय।